मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हम जानेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट को किस प्रकार फाइंड किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ आपको क्यूरी टेम्परेचर के बारे में बताएंगे, क्यूरी लॉ के बारे में बताएंगे और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा क्यूरी विस लॉ के बारे में होगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट को निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू के बारे में हमें निकालना है, वो भी किससे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की मदद से। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। यहां पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम सभी जानते हैं पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। सब लोग को पता है जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसे हम काई पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू n म्यू स्क्वायर अपॉन 3k। ये हम जानते हैं पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है काई पी इक्वल टू n म्यू स्क्वायर अपॉन 3k। ये सब लोग जानते हो, सब लोगों को पता है, सब लोग इस फार्मूले को डिराइव कर चुके हो। अब हम अगर बता दें, अब ये क्या है, हमारा पैरामैग्नेटिक है लेकिन है तो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चाहे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो चाहे डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो, कोई सा भी ससेप्टिबिलिटी हो, है तो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करेंगे, किस प्रकार हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर पहले तो जान लिया क्या होता है, म्यू क्या होता है, के क्या होता है, टी क्या होता है। लिखेंगे वेयर काई पी तो आपको पता है पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वेयर कैपिटल एन इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू किसको किसको पता है एवोगैड्रो नंबर की? बचपन से पढ़ते आए हो, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एवोगैड्रो की वैल्यू होती है। म्यू क्या है यहाँ पर? ये मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब ये हमें फाइंड करना है। ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर बात करते हैं यहां पर के क्या आता है, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसके कई सारी वैल्यू होती हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वैल्यू को नोट कर लीजिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होती है। तो जैसे आप रखते हो, सपोज दैट कभी कभी रख देते हो कि 3 किलोग्राम, तो ये भी 3000 ग्राम है, तो दोनों बराबर, बट दोनों में अंतर है ना। तो वही चीज है, अलग अलग यूनिट अगर चेंज करते हो उसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाती है। ठीक, अब अगर हम बात कर लें टी क्या है, कैपिटल टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर होता है सबको यहां पर। अब यहां पर एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, सिंस वी नो दैट जो मोलर ससेप्टिबिलिटी होती है, मोलर ससेप्टिबिलिटी, वो मोलर ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू वो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के सम के इक्वल होती है। ठीक, तो लिखेंगे यहां पर जो मोलर ससेप्टिबिलिटी है, मोलर ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू किसके किसके सम के इक्वल है? डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काफी बुकों में यही दिया गया है, मोलर ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। गलत नहीं दिया गया, लेकिन और डीपली यदि आप पढ़ेंगे एक वैल्यू और होती है जिसके बारे में अभी तक हमको कोई भी मालूम नहीं चला है,
किसी भी साइंटिस्ट को ये पता नहीं चल पाया है। सो इसलिए उस वैल्यू को निग्लिजिबल हम लोग मान लेते हैं। तो काफी ज्यादा बुकों में आप देखेंगे मोलर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा। और एक वैल्यू होती है प्लस में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझ पा रहे हैं अभी तक? सबको क्लियर हो रहा है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? अब यहां पर हमने क्या किया, शुरुआती फिर से एक बार समझेंगे। हमने सबसे पहले बताया मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से कि पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है जिसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो n म्यू स्क्वायर अपान 3kT होता है। n की वैल्यू एवोगाड्रो नंबर होती है, म्यू हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, k हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हम जानते हैं जो मोलर ससेप्टिबिलिटी होती है ये डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के सम के बराबर आती है। यहां तक अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है 100%? चलिए अब हम यहां पर देखेंगे मोलर ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, काई m से। लिख लेंगे यहां पर जो काई m होगा इक्वल टू डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को लिखेंगे, सिर्फ DIA लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लेंगे, प्लस पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई p से, प्लस वैसे भी काई हमारा अच्छा बन नहीं रहा है, आप लोग थोड़ा बढ़िया बनाइएगा, आई होप आप लोग बढ़िया बनाओगे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब काई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टिप। तो मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, लिखेंगे सिंस वी हैव, क्या लिख लेंगे, वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कोई वैल्यू पता नहीं है। सो वी टेक इट्स निग्लिजिबल, इसे हम नगण्य मान लेते हैं, निग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हमें पता नहीं है, सो हम इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं। चलिए देख लेते हैं अब इसकी वैल्यू जब नहीं रखेंगे इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 0। अब वैल्यू रखेंगे तो यहां पर काई m मिलेगा, काई m इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, काई डाया प्लस काई p। अब इसके बाद हम इधर सॉल्व करते हैं, तो इधर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से देख पा रहे हैं यहां पर ये मोलर ससेप्टिबिलिटी प्राप्त है आपको। आप यदि यहां पर निकालो, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने फाइंड किया है काई p पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने फाइंड किया है, तो काई p की यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। काई p की वैल्यू निकालेंगे कितना बचेगा, कितनी वैल्यू आएगी, काई m माइनस काई डाया ना, मोलर ससेप्टिबिलिटी माइनस डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब पुटिंग दिस वैल्यू, और एक चीज देख लेंगे, एक चीज आप लोग और नोट करेंगे, हम यहां पर करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी यूज करेंगे। करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू काई m माइनस काई डाया। अगर हम काई m माइनस काई डाया करते हैं तो वो क्या आता है, हमारा करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी आता है। तो सिंस वी नो दैट क्या होता है हमारा, करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी, करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी हम यूज करेंगे काई m को, और यहां पर करेक्टेड है CORR लिख देंगे, बस इतना आप समझ जाएंगे। इज इक्वल टू क्या होता है,
आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये वैल्यू मिली नहीं है आज तक, ये वैल्यू आपको फाइंड है, आपको याद करनी पड़ेगी इस वैल्यू को। तो याद जब करोगे तो काई एम करेक्टेड क्या आ जाएगा, वैल्यू होती है मोलर ससेप्टिबिलिटी माइनस डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देख रहे हो, राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी मैं फिर से एक बार समझाऊंगा। 2 एंड 3 से देखोगे राइट हैंड इक्वल है, लेफ्ट हैंड इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड जब इक्वल होगा तो क्या लिखोगे, काई पी इक्वल टू काई एम करेक्टेड। बस इतना अंतर आएगा, यहाँ पर जो म्यू ले रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट, वो म्यू इफेक्टिव लोगे, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। बस इतना ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना है। जब आप यहाँ पर काई एम माइनस काई डाई की जगह पर आप काई एम करेक्टेड रखते हो, मतलब करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी, तो म्यू इफेक्टिव हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट की जगह पर इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, क्या इफेक्ट पड़ा उस पर। तो पुटिंग दिस वैल्यू, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्या है, काई पी है। काई पी की जगह पर अब क्या रखना है, काई एम करेक्टेड, तो रखेंगे काई एम करेक्टेड। काफी बच्चे नहीं समझ पा रहे हो बच्चों, देखो काई पी वैल्यू है, हमने ये वैल्यू उठा के, क्योंकि इसके बराबर है तो इसकी जगह पर ये रख सकते हैं ना, समझ पाए, इक्वल टू यहां पर म्यू इफेक्टिव रखते हैं, क्योंकि जब आप करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी रखो तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट पे, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट हम यहां पर रखेंगे। तो म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइड बाई 3kT, सेम टू सेम रहेगा 3kT। यहां पर स्मॉल के है, ध्यान देना, इसीलिए मैं के छोटा लिखा हूं। अब देखिए म्यू इफेक्टिव की वैल्यू निकालोगे, ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि आपको मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए ना, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू इफेक्टिव की वैल्यू यहां से निकालो, स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, काई एम करेक्टेड मल्टीप्लाई में 3kT डिवाइड बाई, ये n अपान में हो जाएगा, बोलो सही है। अब अगर हम म्यू इफेक्टिव की बात करें, मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये सब, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3kT काई एम करेक्टेड अपान कैपिटल एन, बोहर मैग्नेटान। ये वैल्यू आती है म्यू इफेक्टिव की। म्यू इफेक्टिव को हम नापते हैं, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को हम मेजर करते हैं बोहर मैग्नेटान की। अगर आप वैल्यू सॉल्व करना चाहें तो हमने ऑलरेडी वैल्यू सबकी बता दी है, आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें फार्मूला इतना मिला है, बस इतने फार्मूला है। आपको यदि यूज करना होगा, अगर क्वेश्चन इस पे आए होंगे तो हम जरूर बताएंगे, नहीं आए होंगे तो नहीं बताएंगे। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कितने बच्चों को समझ में आया, पहले ये बताओ। समझ में नहीं आया, काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, सर यहाँ नहीं समझ में आया, वहाँ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझा रहे हैं, एक बार आप नोट करिए, फिर से हम समझा रहे हैं, नोट कर लिए। चलिए देखिए बच्चों, हम फाइंड कर रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना था। यहाँ तक सबको समझ में आया। हम जानते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ये फार्मूला सब लोग जानते हो ऑलरेडी, जो नहीं जानते हैं वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये फार्मूला डिफाइन किया जा चुका है। तो जो काई पैराम होता है, मतलब पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से बोलते हैं, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करता है। तो n म्यू स्क्वायर अपान 3kT। अब वैल्यू सबको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर n क्या है, म्यू क्या है, k क्या है, t क्या है, सबको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखिएगा, हमें एक वैल्यू फाइंड होती है जो मोलर ससेप्टिबिलिटी होती है, या डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होती है जनरली देखोगे। लेकिन अगर एक्चुअली जो वैल्यू देखोगे, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी उसमें ऐड होता था, मतलब इन तीनों सम के बराबर होता था। एज वी नो दैट हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मालूम ही नहीं है, तो हम कहाँ से वैल्यू रखेंगे। तो जब हम इसको वैल्यू नहीं रखेंगे तो ये लगभग 0 मान लिया जाएगा। और फिर
वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ काई टी आई पी मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, सो इस टेक बी निग्लिजिबल, हम इसको जीरो मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं मोलर ससेप्टिबिलिटी जो होगा डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, आफ्टर इट हम देखेंगे कि काई पी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। एज वी नो दैट जो करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी होती है इसके बराबर आती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 हम देखेंगे 2 और 3 से कि जो राइट हैंड इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड हमारा इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो हम इस वैल्यू को उठा के ले जाकर इसमें रख देते हैं। यहाँ पर रखते हम देख रहे हैं काई एम करेक्टेड यहाँ पर रखा जा रहा है इक्वल टू एन म्यू इफेक्टिव यहाँ पर रख दिया जाता है। ये बच्चों ध्यान देना, होल स्क्वायर अपान 3KT। अब हम बताएंगे यहाँ पर म्यू इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल टू काई एम करेक्टेड, हम म्यू इफेक्टिव की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और अपान में एन आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो म्यू इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट 3KT काई एम करेक्टेड अपान एन बोहर मैग्नेटान आएगा। सो फटाफट नोट कीजिए। आफ्टर इट हम चर्चा करते हैं क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी लॉ क्या होता है और क्यूरी विस्ला क्या होता है। नोट करें फटाफट से। सो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग हेडिंग लगा लेंगे, क्यूरीज टेम्परेचर आखिर होता क्या है। चलिए आज बात कर लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, फिर हम क्यूरी लॉ बात करेंगे, फिर क्यूरी विस्ला के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो, आप एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हो, जैसे मान लीजिए आप चुंबक ले लिया, मान लिया, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते हो, मैग्नेट जो होता है ऑलरेडी सबके पास होता है, सब लोग उससे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। जैसे अगर हम बता दें निकिल ले लो, एक्सपेरिमेंट नहीं किए होंगे, आप उसको जाकर लैब में करोगे तभी तो करते हो। लेकिन हम जनरली अगर देखा जाए, जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग यूज़ करते हैं कि मैग्नेट सबके पास होता है, सबने देखा है, खेला है, बचपन में खूब मस्तियाँ की है मैग्नेट के साथ। क्यों, दोनों को जब ये एक साइड करते हैं तो दोनों एक दूसरे को भागता है, ये देख तेरा चुंबक भाग रहा है, ये बोलो किए हो कि नहीं, अरे छोड़ो, बच्चे बहुत शरारती होते हैं। तो हम अगर देखा जाए जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, रियल लाइफ में ऑलवेज यूज करते हैं, जैसे मान लो मैग्नेट क्या होता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारा। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, अगर ये लोहे को पा जाता है बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर लेता है। हालांकि ये करता है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी, बट वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना फेरोमैग्नेटिक करता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट हाई होता है। अब देखना, जो फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यदि उसको हम हीट कर दें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को यदि हम हीट कर दें तो उसको देखना, समझना पहले एक सेकेंड। ये हुआ हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पहले हम समझा देना उसके बाद बता रहे हैं। ये हमारा फेरोमैग्नेटिक, ठीक, ये हमारा हुआ कोई आयरन, लोहा, और यदि हम इसके पास ले जाते हैं तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर लेता है। अगर हम इसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब मैग्नेट को यदि हम हीट कर दें और इतना ज़्यादा हीट कर दें कि ये इसको अट्रैक्ट ना कर पाए, करेगा लेकिन बहुत कम करेगा, अट्रैक्शन क्षमता कम हो जाए, मतलब इफिशियंसी कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसके एबव पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और नीचे बिलो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। मतलब कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यदि उसे क्यूरी टेम्परेचर तक हीट कर दिया जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। दैट वी हैव लाइक द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इफ हीट एनी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एट द टेम्परेचर ऑफ क्यूरी टेम्परेचर। समझ पाए? चलो एक बार हम देख लेते हैं कि यदि हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट कर दें और इतना हीट कर दें कि वह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगे तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्यूरी टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हम हीट किए हैं वो हमारा क्यूरी टेम्परेचर कहलाएगा। अब यहाँ पर समझना, काफी बच्चे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? देखना, अंतर होता है तीनों में। ये हमारा डायामैग्नेटिक है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है और ये हमारा फेरोमैग्नेटिक है।
और इसके सामने कोई आयरन रखा गया है, आयरन का टुकड़ा। सिंपल सा बता रहे हैं हम। डायमैग्नेटिक के पास इसको ले जाएंगे, रिपेल कर देगा, दूर इसको भेजेगा, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है, बहुत स्मॉल फोर्स से, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। बट फेरोमैग्नेटिक का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही हाई होता है, इसको बहुत ही हाई अट्रैक्ट करेगा। आप समझ गए? मतलब इसकी अट्रैक्शन क्षमता कम हो जाती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अट्रैक्शन क्षमता कम हो जाती है जब उसे हीट करते हैं। कभी एक बार मैग्नेट को हीट करके देखना, वो अट्रैक्शन क्षमता कम कर देगा, पक्का बता रहा हूं। तो लिख लेंगे, इफ we heat any ferromagnetic substance at high temperature, तो it behave like paramagnetic substance, क्लियर होता है? वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है। अब यहां पर बता देंगे, इट मीन्स द अट्रैक्शन पावर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो अट्रैक्शन पावर होती है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम लॉस, वो कम हो जाती है। अब यहां पर अगर हम क्यूरी टेम्परेचर की डिफिनीशन की बात करें तो क्यूरी टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर, वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बिलो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। मैं समझा रहा हूं, विच बिलो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस and above paramagnetic substance known as क्यूरी टेम्परेचर। या नहीं भी लिखेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके नीचे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है और ऊपर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, वो हमारा क्यूरी टेम्परेचर होता है। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है क्यूरी टेम्परेचर, जिसके ऊपर रख दो तो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, नीचे रख दो फेरोमैग्नेटिक। ऐसा नहीं है बच्चों, क्यों शरारत करते हो रहते हो हमेशा। ये देखो टेम्परेचर मान लो, सपोज दैट सबके लिए क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग होता है। मान लो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से हम स्टार्ट करें, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर रख दें 400 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस और फिर 1600 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ हमने रख दिया। मान लो ये हमारा क्यूरी टेम्परेचर है। किसी भी हर एक सब्सटेंस के लिए क्यूरी टेम्परेचर डिफरेंट होता है। क्यूरी टेम्परेचर, ये इस पर हमारा क्यूरी टेम्परेचर है। यदि हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ पर रखोगे, कोई हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है यहाँ पर रखे हो, तो जब हम जितना ज़्यादा हीट करेंगे तो हम ऊपर जा रहे हैं ना, हीट करते चले जाएंगे, क्यूरी टेम्परेचर तक पहुँचे, अब इसके बाद हीट करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही बिहेव करने लगता है। मतलब इसके ऊपर हमारा कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। मतलब क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके नीचे हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस
मतलब नीचे जो टेम्परेचर होता है उस पर हमारा रखा जाए तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह व्यवहार करता है। आफ्टर इट वह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। क्लियर होता है सब बच्चों को, समझ में आता है 100%। हटाया जाए, इसको हटाया जाए, सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या होता है ना, क्यूरी लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। हटाया जाए, क्यूरी अकॉर्डिंग टू दिस, इस लॉ के अनुसार जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो मोलर करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिखेंगे करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी, आज गलतियां बहुत हो रही हैं, ससेप्टिबिलिटी इज inversely proportional to the absolute temperature, to the absolute temperature। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है जो करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मतलब हम बता सकते हैं काई एम करेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या फिर हम जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, तो हमारा काई एम करेक्टेड क्या हो जाएगा? इक्वल टू सी अपॉन टी, वेयर सी इज, लिख लेंगे वेयर सी इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट है, जैसे जिसका रूल पढ़ रहे होते हैं ना तो उसका कांस्टेंट हो जाता है, तो वैसे ये भी हो गया है सिमिलर। तो ये हमारा क्या बन जाता है? क्यूरी कांस्टेंट बन जाता है। नोट करिए। अब देखिएगा अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, कैपिटल सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो काई एम की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है ना, चलिए देख लेते हैं। अगर हम सी की वैल्यू निकालें, सी इक्वल टू तो काई एम करेक्टेड इंटू में टी लिखेंगे। एज वी नो दैट, हमने लास्ट अभी देखा तुरंत जस्ट पहले वाले हेडिंग में जो काई एम करेक्टेड की वैल्यू आ रही थी, ध्यान समझिएगा, काई एम करेक्टेड वैल्यू आ रही थी एन म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 3 के टी, यही तो आ रही थी। सिंस आप देख लीजिए एक बार, काई एम करेक्टेड का एन म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 3 के टी, यही तो वैल्यू आ रही थी अभी जस्ट हमने पहले बताया, तो वैल्यू रखेंगे वही। तो काई एम करेक्टेड की वैल्यू क्या रखेंगे? एन म्यू स्क्वायर, एन म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 3 के टी, 3 के टी मल्टीप्लाई में टी, ये स्मॉल के है ध्यान देना, टी से टी गायब हो गया, तो क्या बचा? एन म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन, ये म्यू इफेक्टिव क्या है जानते हो? सफिक्स में है, एन म्यू इफेक्टिव का स्क्वायर, नहीं तो इफेक्टिव मल्टीप्लाई में लिख के, अपॉन 3 के, ये सी की वैल्यू आती है। नोट कर लीजिए, इधर डालेंगे क्यूरी-वेस लॉ। अब ये क्या होता है क्यूरी वेस लॉ? देखना ध्यान से, हम एक आपको फिगर दिखा रहे हैं, एक आपको फिगर दिखा रहे हैं, ध्यान समझना। क्यूरी वेस लॉ क्या होता है? मेनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बहुत से जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो इस क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए एक अलग से लॉ बनाया गया जिसे हम क्यूरी वेस लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं क्या बोलता है ये मोलर करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो आप देख सकते हो ऐसे ही कुछ जाएंगे, इसको और पीछे करें, अभी हम इसके बारे में समझा रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि सर ये है क्या। ये हुआ हमारा ओरिजिन, ओरिजिन
ओ। अगर हम वैल्यू नाम रख दें इसको 1 2 3 4 एंड 5, मान लो हम इसकी वैल्यू रखे हैं। यहाँ पर देखेंगे जो लाइन ओरिजिन से होकर जा रही है वो तो हमारा पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होगा उस पर, मतलब ये थर्ड वाला, ये तो ओबे करता है, पालन करता है हमारा क्यूरी लॉ के बारे में। बट आपको 1 2 और 4 5 देख रहे हैं, ये ओरिजिन से नहीं जा रही हैं, फिर भी टेम्परेचर की लाइन को कट कर रही हैं। वो हमारा क्या हो जाता है, ये क्यूरी वेस लॉ को फॉलो करता है, मतलब क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। इधर क्या हमारा -0 डिग्री सेल्सियस निगेटिव है, इधर 0 डिग्री सेल्सियस से, इधर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, इधर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, इतना ध्यान देना। अब लिखेंगे मेनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ओबे क्यूरी लॉ but some paramagnetic substance does not obey, पालन नहीं करता है किसका, क्यूरी लॉ का, क्यूरी लॉ। मतलब आप ये मत समझिएगा कि एक ही लाइन हमारा ओरिजिन से लाइनें ज़्यादा जाती हैं, बगल बगल भी कुछ जाती हैं, तो मतलब ओरिजिन से जितनी लाइनें जाएंगी वो उस पर रखा सब्सटेंस हमारा क्या होगा, क्यूरी लॉ को फॉलो करेगा, उसके अनुसार जितने भी फार्मूले डिराइव हुए हैं उस पर वो फॉलो करेगा। अदरवाइज अगर वो नहीं ओरिजिन से जा रहा तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो देखेंगे यहाँ पर मेनी लाइन्स मूव फ्रॉम ओरिजिन बट सम लाइन, या फिर ऐसे लिख लेंगे ओरिजिन विच फॉलो क्यूरीज लॉ। बट यहां पर देखेंगे कुछ लाइनें हैं जो कि ओरिजिन से नहीं जा रही हैं, फिर भी टेम्परेचर की लाइन को कट कर रही हैं। बट सम लाइन कुछ ऐसी लाइन है which does not move from, कहां से नहीं होकर जा रही हैं, ओरिजिन, बट लेकिन कट कर रही हैं, कट द टेम्परेचर एक्सिस, टेम्परेचर के एक्सिस को कट कर रही हैं, which does not follow क्यूरी लॉ, जो कि क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करती। मतलब कुछ ऐसी लाइनें हैं जो कि ओरिजिन से होकर जा रही हैं, क्यूरी लॉ को फॉलो कर रही हैं, कुछ ऐसी लाइनें हैं जो कि ओरिजिन से नहीं होकर जा रही है लेकिन टेम्परेचर को कट कर रही हैं, वो हमारा क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। इसके लिए हमारा एक लॉ डिफाइन किया गया, फॉर दिस अला, एक लॉ हमारा डिफाइन किया गया, इला डिफाइन which also known as जो कि हमारा क्या कहला गया, क्यूरी वेस लॉ। ठीक, समझ पाए। यहां पर देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है, इसके लिए काई एम करेक्टेड जो होता है वो सी अपान, वहां पर टी था, यहाँ पर टी माइनस थीटा होता है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर, यहाँ पर लिख लीजिए वेयर थीटा इक्वल टू, थीटा को क्या बोलते हैं, क्यूरी वेस कांस्टेंट बोलते हैं, वेस कांस्टेंट। और एक चीज ध्यान देंगे, थीटा हमारा क्या है, द टेम्परेचर एट विच या एट वेयर द लाइन कट्स अदर लाइन कट्स
विच डज नॉट गो फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन से नहीं जा रही है वहां का ये टेम्परेचर है, या फिर लिख सकते हैं तो द टेम्परेचर एट विच द लाइन कट्स द टी एक्सिस, थीटा इज द टेम्परेचर where the line cuts at t axis, टेम्परेचर एक्सिस पर, इस एक्सिस पर जो लाइंस कट कर रही हैं वहां का ये टेम्परेचर बता रहा है थीटा। अब समझेंगे, यदि यहां पर बताएंगे इफ थीटा इज पॉजिटिव, थीटा हमारा पॉजिटिव है, ध्यान समझना, इफ थीटा इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है, एबव 0 डिग्री केल्विन, मतलब ये क्या हमारे 0 डिग्री केल्विन, अगर हम थीटा पॉजिटिव इधर जा रहे हैं तो सब्सटेंस हमारा क्या होगा, सब्सटेंस इज फेरोमैग्नेटिक होगा। मतलब ये अगर सब्सटेंस हमारा इधर इधर कहीं रखा गया तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर इफ थीटा इज निगेटिव, इसका क्या मतलब है, इंप्लाइज दैट बिलो 0 डिग्री केल्विन, थीटा हमारा निगेटिव है तो इधर आएगा, तो 0 डिग्री केल्विन से कम होगा, तो हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट करिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब हम जानते हैं अगर वैल्यू रखें, वैल्यू क्या होती है सब लोगों को पता है, जो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू होती है एक्चुअली में वो √3kT काई एम करेक्टेड डिवाइड बाय कैपिटल N। अब काई एम करेक्टेड की वैल्यू इसके लिए t माइनस थीटा, उसके लिए भी निकाल सकते थे, क्यूरी टेम्परेचर के लिए भी म्यू इफेक्टिव इक्वल टू √3kT, काई एम की जगह पर क्या रखेंगे, C/T माइनस थीटा, C/T माइनस थीटा डिवाइड बाई कैपिटल N, नोट कर लीजिए। या फिर इसको हम और सॉल्व करें, क्या मिल जाएगा, म्यू इफेक्टिव t माइनस थीटा नीचे आ जाएगा तो √3kTc डिवाइड बाई N t माइनस थीटा। उसके लिए क्या आता, उसके लिए t से t कट जाता, क्या बचा 3kC/N। आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और याद रख लेंगे एक बात कि सबके लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता दें, यहाँ पर नोट करिए इसको फटाफट से, नोट कर लिए। अगर हम बताना चाहें आपको कि जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे निकल के लिए लगभग 358 डिग्री सेल्सियस होता है ना, निकल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस, और Fe के लिए सबसे ज़्यादा होता है 770 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर निकालें, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ निकल, इसे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर ऑफ निकल, वो क्या होता है 358 डिग्री सेल्सियस। मतलब निकल भी हमारा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, निकल को यदि हम 358 डिग्री सेल्सियस से कम गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फेरोमैग्नेटिक की तरह व्यवहार करेगा। अगर उससे ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार हो जाएगा। और क्यूरी टेम्परेचर ऑफ Fe मतलब लोहा, आयरन जिसे बोलते हो, इसका होता है 770 डिग्री सेल्सियस। अगर 770 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसे गर्म कर दो तो ये पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करेगा। अगर उससे कम हीट करोगे तो ये फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ ही साथ आपको यदि नोट्स पाना है, यदि आपको कुछ क्वेश्चंस पाने हैं, होमवर्क से रिलेटेड कुछ नई नई जानकारी पानी है, तो लिंक भी दिया जा रहा है और दिख भी रहा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ हमारे सोशल मीडिया को यदि आप फॉलो कर लेंगे तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।